डियर फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपका डेली करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हिंदू पेपर से या आपके इंडियन एक्सप्रेस से, उनको डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ। और चलिए बिना समय खराब करते हुए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो आपका रिलेटेड है चाइना, इंडिया और अमेरिका के विवाद से संबंधित आपका है। ये टैरिफ विवाद आपको देखने को मिल रहा है। इस विवाद के अंतर्गत अगर आप देखिएगा तो अमेरिका लगातार क्लेम कर रहा है कि इंडिया जैसे 40 अन्य देश, मतलब इंडिया के साथ 40 अन्य देश, चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है उसको बाईपास करने में चाइना को मदद कर रहे हैं। खासकर इंडिया में 3 जगहों को उसने इंगित किया है अपने रिपोर्ट में कि पुणे, गुजरात और चेन्नई ये क्या कर रहे हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स को उनको रीपैकेज कर रहे हैं, रीलेबल कर रहे हैं, लिमिटेड असेंबल कर रहे हैं और वापस इसको चाइना से इंडिया में, मतलब चाइना से इंडिया और इंडिया से अमेरिका भेजने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे 40 देशों को इंगित किया जिसमें भारत भी आपका है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर रूटिंग द अपेरेंट ओरिजिन ऑफ गुड्स। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या कर रहे हैं, अपेरेंट ओरिजिन ऑफ गुड को चेंज कर दे रहे हैं। इसके वजह से अमेरिका को नुकसान होने की संभावना है। तो ये एक तरह से कह रहा है कि ट्रांसशिपमेंट स्कैम आपका है। इसने एलेज किया है कि चाइनीज एक्सपोर्टर्स लगातार तीसरे देशों का उपयोग कर रहे हैं अपने गुड्स को अमेरिका में पहुंचाने के लिए और जो टैरिफ है उससे बचाव करने के लिए। इसमें अगर आप देखिएगा तो स्पेसिफिकली पुणे, गुजरात और चेन्नई जैसे आपके इंटरनेशनल हब्स को चैलेंज किया जा रहा है कि ये आपके स्रोत की तरह काम कर रहे हैं। रीपैकेज किया जा रहा है, यहाँ पे रीलेबल किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में परिवर्तन करके अमेरिका पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अब अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हम चाइना के ऊपर लगभग लगभग 7.5% से 100% कर लगाते हैं 2018 से सेक्शन 301 ट्रेड एक्ट 1974 के अंतर्गत। और जुलाई 24 2026 से अतिरिक्त 12.5% कर इस पे लगाया जा रहा है, क्योंकि ये फोर्स लेबर कंप्लायंस गैप आपको देखने को मिल रहा है जिसमें आपके जबरदस्ती कुछ लोगों से काम लिया जाता है। एक बंधुआ मजदूरी का कंसेप्ट आप देख सकते हैं। तो उसके विरोध में 12.5% का कर लगाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो ये आप देख रहे हैं। अब रिपोर्ट आपका स्पेसिफिकली चाइना के सहयोगी देश, जिसमें अमेरिका के सहयोगी देश जिसमें मेक्सिको, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया को साइड किया जा रहा है, जिसके थ्रू आपके चाइना से माल को अमेरिका में पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू देखने का प्रयास किया जाता है। क्या आपका एमसीक्यू है? तो इसमें अगर आप देखिएगा तो पहला सवाल है, व्हाट इज द कोर इशू इन्वॉल्व इन द एलेज्ड चाइनीज ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क। कथित चीनी ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क का मुख्य मुद्दा क्या है? करेंसी मैनिपुलेशन, अवॉइडेंस ऑफ टैरिफ थ्रू थर्ड कंट्रीज, तीसरी देशों के माध्यम से टैरिफ में से बचना, डब्ल्यूटीओ की सदस्यता, मैरीटाइम पायरेसी, समुद्री डकैती। तो आंसर आप देखिएगा बी है इसमें, अवॉइडेंस ऑफ टैरिफ थ्रू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। दूसरा सवाल आप इसमें देख सकते हैं, विच इंडियन प्रोडक्शन बेल्ट इज स्पेसिफिकली नेम्ड इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में किस भारतीय उत्पाद क्षेत्र का विशेष उल्लेख है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, पुणे, गुजरात, चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची। तो ये देखिएगा पुणे, गुजरात, चेन्नई का मुख्य रूप से यहाँ पे जिक्र किया गया है। सेक्शन 301 मेंशन्ड इन द सोर्स बिलोंग टू विच लेजिस्लेशन। तो ये आप देखिएगा व्यापार अधिनियम 1974 से संबंधित आपका है। तो चलिए दूसरा आपका टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, माइंस बिल एंड स्टेट राइट्स। अब देखिए ये क्यों विवाद में आपका आ रहा है, क्योंकि केरला ने अभी क्लेम किया है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 लेके आया जा रहा है, ये हमारी सीमित जो वित्तीय स्वायत्ता है या विधायी स्वायत्ता है उस पर आघात आपका पहुंचा रहा है। क्योंकि ये विधेयक केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि जो एंट्री 18 है
आपके शेड्यूल 7 का लिस्ट 2 का, मतलब जो शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 है वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, जिसमें आपके 61 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें एंट्री 18 प्रविष्टि 18 में भूमि संबंधित आपकी बातें हैं, जिस पे भूमि पे कर लगाना या भूमि में सीमित रूप से आपके जो खनिज है उसके संबंध में कर लगाने की शक्ति राज्य सरकार को होती है। लेकिन इस अधिनियम के चलते आपके ये शक्ति राज्य सरकारों से छीनी जा सकती है। तो ये केंद्र सरकार कह रहा है कि हमारे संघ, केरला सरकार कह रहा है, केरला के विपक्ष और पक्ष दोनों कह रहे हैं कि हमारे संघीय सिद्धांतों के विरोध में है और हमारी जो सीमित स्वायत्तता संविधान के द्वारा दी गई उसके विरोध में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात आपका है जो आप देख रहे हैं। जो केरला सरकार है वो कह रहा है कि जो एंट्री 18 है स्टेट लिस्ट का 7वीं अनुसूची का, ये राज्य का विषय है और इसके अंतर्गत हमें कर लगाने की क्षमता है, जबकि जो अधिनियम आपका लेके आया जा रहा है उससे हमारी जो कर लगाने की क्षमता है, जो सीमित हमारी वित्तीय स्वायत्तता है, विधिक स्वायत्तता है, उस पर आघात पहुंचेगा। केंद्र सरकार कह रहा है कि इसके चलते हम जो संशोधन कर रहे हैं उससे जो खनिज उत्पाद है, जो खनिज की सुरक्षा है के संदर्भ में पूरे भारत में एक साझा नियामक समान विनियामक आपके कार्यक्रम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक साझा नेटवर्क बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग अधिनियम है और इसके अंतर्गत जो निजी संस्थाएं हैं उनको काम करने में बड़ी चुनौतियां आती हैं। राज्य सरकार कह रहा है कि इससे प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फायदा होगा, सरकारी जो आपके उपक्रम हैं उनको नुकसान होगा। तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ एमसीक्यू देखने का प्रयास करते हैं। एंट्री 18 आपका स्टेट लिस्ट का जो है वो आपके किससे संबंधित है ये आपका पूछा जा रहा है। तो इसमें पुलिस, लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, तो ये आपका भूमि से संबंधित आप देख सकते हैं। केरला प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन टू बिल इज रिलेटेड टू, विधेयक के प्रति केरल की प्रमुख आपत्ति किससे संबंधित है? न्यायिक नियुक्ति से संबंधित, राज्य के जो खनिज प्रधान क्षेत्र उन पे कर लगाने की क्षमता से संबंधित, पंचायत के चुनाव, अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित। तो ऑप्शन होगा स्टेट टैक्सेशन पावर ओवर मिनरल रिच लैंड। फिर अगला क्या देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटेड एज सेंटर्स ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा बताए गए उद्देश्य से संबंधित है? तो ये आपके खनन को हटाने की बात कही जा रही है, खनन सुरक्षा की बात की जा रही है, भूमि का निजीकरण की और सारे राज्य सरकार को हटाने की बात कही जाए। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ये खनिज सुरक्षा से संबंधित आपकी बात है, जिसमें केंद्र सरकार अपना उद्देश्य बता रहा है इस बिल को ले आने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट आपका सेक्शन देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रिलेटेड है जो यहाँ पे आप देखिएगा, CGI BCI नालसार डिस्प्यूट। इसमें देखिए नालसार जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है लॉ के संदर्भ में, वहाँ के बच्चों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध किया है कि वो कन्वोकेशन में ना आए। जो आपके बच्चे पास करते हैं एग्जामिनेशन तो उनको सम्मान देने के लिए आपके कन्वोकेशन कराया जाता है। तो उसमें कुछ बच्चों ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ लोगों को विशेषतः कॉकरोच कहा, और जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए तो बच्चे जब अपना संज्ञान लेके पहुंचे कि दिल्ली पुलिस के द्वारा मारा गया है, वीडियो दिखाने का प्रयास किए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। इसके चलते नालसार के जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि ये हमारे चीफ गेस्ट नहीं होने चाहिए, इनको नहीं बुलाइए। तो उसी के चलते जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसने कहा कि 2026 में जितने भी बच्चे नालसार से पास कर रहे हैं इन सबों के आपके प्रोफेशनल राइट्स को छीन लिया जाए, मतलब इनको जो स्टेट का बार काउंसिल है वो रजिस्टर नहीं करे। ये आपका डायरेक्शन दे दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। किसको? स्टेट बार काउंसिल को, कि आप इनका पंजीकरण नहीं करिए, इनरोलमेंट नहीं करिए, और जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लीडरशिप का नाम हमारे पास भेजा जाए। तो ये दो डायरेक्शंस दिए गए थे, क्योंकि जो आपके मिश्रा साहब हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, वो बीजेपी के सांसद भी आपके रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने ये डायरेक्शन दिलवा दिया। अब इस डायरेक्शन के अगेंस्ट आपके बच्चे भी खड़े हो गए और आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी खूब आपका इनको आड़े हाथों लिया है कि आप हमारे और बच्चों के बीच जो बात हो रहा है उसमें आप कौन होते हैं बोलने वाले, और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि आप ऐसे डायरेक्शंस पास कर सकें। 2 हफ्ते के अंदर हमें स्पष्टीकरण दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि राइट टू डिसेंट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चर,
और बच्चों का विरोध करना स्वाभाविक है। अगर वो कर रहे हैं तो ये हमारे और उनके विषय की बात है, आपको इसमें नहीं आना चाहिए था। दूसरा, अगर वो विरोध कर भी रहे हैं, राइट टू डिसेंट कर भी रहे हैं, तो उनसे उनका राइट टू प्रोफेशन कैसे आप छीन सकते हैं? आप कैसे ये कह सकते हैं कि उनका पंजीकरण नहीं करवाया जाएगा? तो ये एक मेजर आपका प्रश्न चिन्ह आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल के ऊपर ही लगा दिया। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट सब्सिक्वेंटली बार्ड बीसीआई फ्रॉम टेकिंग कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट नालसार स्टूडेंट्स एंड स्टाफ एंड सॉट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। CGI questioned why Bar Council of India was interfering in what he described as a dialogue between himself and students। CGI ने खुद प्रश्न लगा दिया कि ये तो संवाद बच्चों और हमारे छात्रों और हमारे बीच है, तो आप कौन होते हैं इसमें बीच में पढ़ने वाले? तो ये बात आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि राइट टू प्रोफेशन को आप किसी तरह से धमकी नहीं दे सकते हैं, किसी तरह से आप इसको थ्रेटन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लोग एक्सप्रेस डिसेंट कर रहे हैं, कोई विरोध कर रहे हैं, तो भी ये बात आप देख सकते हैं। इसके पहले भी अगर आप देखिएगा तो 1995 में आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक डायरेक्शन था, जिसके अंतर्गत उसने कहा था कि 45 वर्ष से आयु के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनका आपका पंजीकरण नहीं होना चाहिए। उस पे भी आपका कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि ऐसा आप कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। एक मेजर केस आपका था इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको डायरेक्शन आपका दिया था। तो ये भी बात आप देख रहे हैं। चलिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके हैं जो आपका देखने का प्रयास किया जाता है। अब तो सारा मामला रफा दफा हो गया है, दोनों डायरेक्शंस को वापस ले लिया गया है। जो आपके मिश्रा जी हैं उन्होंने माफ़ी भी मांगा है बच्चों से, नालसार से भी माफ़ी मांगा है। तो विच बॉडी प्राइमरली परफॉर्म्स इनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स अकॉर्डिंग टू द सोर्स। स्रोत के अनुसार एडवोकेट्स के पंजीकरण का प्रमुख कार्य किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, स्टेट बार काउंसिल का, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का? आंसर होगा स्टेट बार काउंसिल का। सेक्शन 48B ऑफ एडवोकेट एक्ट एज मेंशन्ड इन द सोर्स। स्रोत के अनुसार एडवोकेट एक्ट की धारा 48B किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, डायरेक्शंस टू स्टेट बार काउंसिल, मौलिक अधिकार, संविधानिक संशोधन से संबंधित। यह है डायरेक्शंस टू स्टेट बार काउंसिल से संबंधित आपका है। 1995 का मामला जो कि इसमें डिस्कस किया गया वो किससे संबंधित है? कोलिजियम व्यवस्था से, आपके आयु आधारित पंजीकरण की व्यवस्था से रोकने से, उससे न्यायिक समीक्षा, संसद की न्यायिक समीक्षा से संबंधित आपका है। विधायी संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित ये है आपका एज बेस्ड इनरोलमेंट रिस्ट्रिक्शन। तो आयु आधारित आपके पंजीकरण से रोक लगाने के डायरेक्शंस दिए गए थे 1995 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड आपका कर दिया। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं, चौथा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्टीशियन हॉरर रिमेम्बरेंस डे आपका है। ये हमारे यहाँ पे 14 अगस्त को मनाया जाता है और ये शुरुआत हुआ है 2021 से। इसमें जो लोगों ने आपके एक तरह से आज़ादी के समय जो हमारे देश में विभाजन हुआ उसमें जो यातनाएं झेली, जो समस्याएं झेली, जिन लोगों की आपकी जीवन भी चली गई, मृत्यु भी हो गया, उसके परिवार के लोगों को सम्मान देने के लिए ये आपका एक तरह से हर साल आपके ये अभियान चलाया जाता है हमारे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत हम उन लोगों को याद करते हैं और जो उन्होंने इतनी समस्याएं झेलने, यातनाएं झेलने के बाद भी भारत के उत्थान में भूमिका निभाई है, उसको भी सम्मान देने के लिए आपका ये याद किया जाता है। और ये भारतीय सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे को बढ़ाने के लिए इसको याद किया जाता है। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया था, जिसमें प्रत्यक्ष कार्य दिवस आपका बोला था कि भारत से अलग होने का दिन आ गया है और जहाँ पे भी जो लोग हैं वो हिंसा का उपयोग कर सकते हैं भारत से अलग होने के लिए। तो ये आप देखिएगा कि इसके बाद आप का विभाजन लगभग तय हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत तो हुआ, लेकिन उसके एक दिन पहले पाकिस्तान भी आज़ाद आपका हो गया। तो ये बात आपका है। इससे संबंधित आपका कुछ प्रश्न है। डायरेक्ट एक्शन डे किससे संबंधित आपका है और किस दिन से संबंधित है? 16 अगस्त 1946 से संबंधित है। ब्रॉडर मैसेज एसोसिएटेड विद पार्टीशन रिमेम्बरेंस, विभाजन स्मरण से जुड़ा व्यापक संदेश क्या है? फेडरल रिऑर्गेनाइजेशन, सोशल हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो ये संबंधित है सामाजिक सहिष्णुता और भाईचारे से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रिलेटेड है वो अगर आप देखिएगा
तो ये आपका है सेंसस 2027 से। सेंसस 2027 में अगर आप देखिएगा तो 40 आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जबकि सेंसस 2011 में 29 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे थे। ये जो 40 प्रश्न हैं इसमें एक विशिष्ट जाति के बारे में भी पूछा जा रहा है और एक ओपन कॉलम रखा गया। ओपन कॉलम का मतलब जो जनगणना अधिकारी आपसे पूछेगा तो आप जो बताइएगा वही आपका उसमें लिखा जाएगा। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप अपनी जाति को क्या बताते हैं। तो ये बात आपका है। और 29 के बजाय 11 और प्रविष्टियों को बढ़ाया, मतलब टोटल आपके 40 प्रविष्टियां होंगी, जिसमें 13 नई प्रविष्टियां हैं। और ये जो 13 नई प्रविष्टियां हैं वो आप देख सकते हैं कि ये किससे संबंधित आपके हैं। आपके पति या पत्नी का नाम, आपके राष्ट्रीयता, आपके माता पिता की जानकारी, डिजिटल साक्षरता, स्थायी निवास, कोविड-19 का वैक्सीनेशन का जगह क्या है, बैंक अकाउंट कितने आपके पास हैं, पासपोर्ट नंबर क्या है आपका, डीएल है कि नहीं, मोबाइल नंबर क्या है, आधार का नंबर क्या है और वोटर आईडी का नंबर आपका क्या है। ये अगर आप देखिएगा तो 2027 आपका पहला सेंसस हो रहा है 1931 के बाद, जिसमें पहली बार आपके जाति का जनगणना किया जा रहा है, जाति पूछा जा रहा है। इसके पहले जितने भी जनगणना हुए हैं उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में ही जानकारी ली जाती है, कास्ट के बारे में जानकारी नहीं ली जाती है। तो ये पहली बार होगा जब वो SECC सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आपका काफ़ी मदद कर सकता है। ये आप देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा कि इसमें आपका जो जनगणना होता है ये सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत आपका होता है। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो सेंसस के अधिकारी होते हैं वो घर घर जाके सूचना एकत्र करने का प्रयास आपके करते हैं। तो ये पॉइंट आपका है। अब इसमें आप देखिएगा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन नोटिफाइड फॉर सेकेंड फेज ऑफ सेंसस 2027। तो 40 प्रश्न आपके इसमें हैं। अंडर विच एक्ट सेंसस नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाता है। तो ये आप देखिएगा सेंसस अधिनियम 1948 के अंतर्गत जारी किया जाता है। कास्ट फील्ड इन द क्वेश्चनेयर इज डिस्क्राइब्ड एज। प्रश्नावली में जो जाति का क्षेत्र है उसको किस रूप में बताया गया है। बंद आपका लिस्ट है, खुला आपका कॉलम है, सीक्रेट गोपनीय है, या बहु आपके इसमें चयन की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन देखिएगा इसमें ओपन कॉलम है, ओपन रखा गया मतलब आप जो प्रविष्टि इसमें डालिएगा वही आपका जनगणना अधिकारी नोट करेगा। ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक देखते हैं। निकोबार में ग्रीन AI डाटा सेंटर आपका बनाया जा रहा है। अभी ग्रीन AI डाटा सेंटर क्यों बनाया जा रहा है निकोबार में, क्योंकि निकोबार में अगर आप देखिएगा तो जब AI डाटा सेंटर्स आपके बनाए जाते हैं तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप देखिएगा। अमेरिका में जितने भी डाटा सेंटर्स बन रहे हैं वहाँ पे मिलियन एंड बिलियंस ऑफ वाटर आपकी ज़रूरत पड़ती है इस डाटा सेंटर्स को कूल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब मतलब ये रेडिएट करते हैं। तो उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बिलियंस ऑफ वाटर गैलन्स की ज़रूरत पड़ती है इन सब परियोजनाओं में। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार में हम एक ग्रीन डाटा AI सेंटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सी वाटर बेस्ड फ्रेश वाटर बेस्ड फ्री कूलिंग का व्यवस्था करेंगे। समुद्र के पानी से इस डाटा सेंटर को ठंडा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसमें चुनौतियां भी आपकी हैं, क्योंकि ये आपके वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, बायोडाइवर्सिटी और जो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको डिस्प्लेस कर सकता है ऐसी परियोजनाएं। क्योंकि अभी आप देखेगा कि ग्रेट निकोबार में 91,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट आपका लगाने का बात किया जाए, जिसमें पोर्ट है, बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, डाटा सेंटर्स डेवलप करने की बात की जा रही है। इसके लिए जो ग्रीन AI डाटा सेंटर के लिए अभी आपका प्राइवेट सेक्टर से जांच पड़ताल किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है कि आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को लगाने में कि नहीं। तो अभी केवल ये इनिशिएशन आपका है, लेकिन इसमें चुनौतियां आपकी जरूर रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके डाटा सेंटर्स बनते हैं वो हाईली एनर्जी सेंट्रिक एरियाज होते हैं। तो अंडमान निकोबार में एनर्जी सप्लाई करना तो आसान है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि बड़े तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं, डिजास्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैन मेड डिजास्टर्स और नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पे हर तरह की आपको देखने को मिल सकता है। तो डाटा सेंटर्स को आपके एक तरह से पूरी तरह से संरक्षित रखना एक चुनौती होगा, क्योंकि यहाँ पे सुनामी की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है।
जब 2004 में सुनामी आया तो जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट था वो गायब हो गया, इतना भयंकर सुनामी आपका था। यहाँ पे साइक्लोन्स की लगातार पॉसिबिलिटी आपकी बनी रहती है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स की भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे आपका है, किस जगह पे है आप ये जरा स्पष्ट करिए ऑप्शंस में मेंशन करके। नाम हम बता दे रहे हैं, बैरन आइलैंड आपका है। तो ये अगर आप देखिएगा तो इस तरह पे मैन मेड डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। ये आपके इंटरनेशनल सी लेन के पास भी है, और चाइना का जो मेजर सी लेन है वहाँ पे आप देखिएगा जो आपके स्टेट ऑफ मलक्का है उसके बहुत पास आपका है। तो यहाँ पे हम डिफेंस हब भी बना रहे हैं, तो एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया आपका सामरिक महत्व का क्षेत्र है। लेकिन इसमें लगभग लगभग आपके कुछ 4+2 6 जगहों को इंगित किया गया है जहां पे ऐसा डाटा सेंटर आपका बनाया जा सकता है। तो डाटा सेंटर यहाँ पे अगर बनाया जाएगा तो ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसको प्रॉपर आपके एनर्जी का जो आपूर्ति है वो पूरा होते रहे। तो इसके लिए बहुत सारा बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपके रीलोकेशन हो जाए या विस्थापन आपका हो, फ्लोरा फौना की हानि हो, ये भी चुनौतियां आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइटेड फीजिबिलिटी प्रपोजल फॉर प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रीन एआई डाटा सेंटर वर्टिकल। पोटेंशियल लोकेशंस आपके जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो आप देख सकते हैं कि आपके जैसे आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार 2 द्वीप समूह हैं जिसमें 572 आपके द्वीपें हैं, और इसमें से प्रमुख अंडमान निकोबार में नॉर्थ अंडमान, अंडमान 4 आपके विभाजन में है, अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगा, और लिटिल अंडमान आपका है। और फिर आप निकोबार में देखिएगा तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार आपका 2 मेजर हैं, और इसके अलावा कच्चल आइलैंड और तरसारा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रेट निकोबार में 4 जगहों को इंगित किया गया है जहाँ पे ये आपके ग्रीन एआई डाटा सेंटर प्रोजेक्ट बन सकता है। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो 4 क्षेत्र आपके हैं जो आप देखिएगा कि कैंपबेल बे, अंडरसन बे, विजयनगर बे और गांधीनगर बे। इसमें 2 क्षेत्र लिटिल अंडमान में आपको देखने को मिलेगा जिसमें हट बे सी एरिया है और नेताजी नगर सी एरिया है। तो आने वाले समय में जब भी कोई ग्रीन एआई डाटा सेंटर प्रोजेक्ट यहाँ पे अगर बनता है तो इन 6 जगहों में संभावनाएं हैं जहाँ पे बन सकता है। तो वो एक महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, स्टेट पीसीएस में। तो आप ये बातें देख सकते हैं। इस एरिया का बड़ा सामरिक महत्व है क्योंकि ये आपके इंटरनेशनल सी लेन्स पे भी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भी है, डिफेंस हब भी हमारे देश का यही बनते जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे हम फ्रेश वाटर कूलिंग सिस्टम ले आने का प्रयास कर रहे हैं जिसके चलते एआई डाटा सेंटर्स को यहाँ पे मैनेज किया जा सके। लेकिन ये चुनौती बना रहेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा फ्लोरा फौना का, ट्राइबल एरियाज को भी यहाँ पे प्रभावित हो सकता है यहाँ पे। तो ये सारी बातें आपकी हैं। चलिए इसमें देखते हैं आपके क्या सवाल बन सकते हैं। प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इन निकोबार रिलेटेड टू, निकोबार में प्रस्तावित परियोजना किससे संबंधित? न्यूक्लियर रिएक्टर, ग्रीन एआई डाटा सेंटर, स्पेस लॉन्च फैसिलिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो ये ग्रीन एआई डाटा सेंटर। विच आइलैंड इज सेंट्रल टू द ब्रॉडर 91,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? 91,000 करोड़ की व्यापक परियोजना मुख्यतः किस द्वीप से संबंधित है? लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, हैवेलॉक आइलैंड। तो अगर आप देखिएगा तो ये ग्रेट निकोबार से संबंधित आपका है। विच कूलिंग मेथड इज मेंशन्ड एज अ पॉसिबल ऑप्शन? संभावित कूलिंग मेथड के रूप में किसका उल्लेख है? तो ये कोल बेस्ड कूलिंग, सी वाटर बेस्ड कूलिंग, न्यूक्लियर कूलिंग, गैस बेस्ड। तो ये सी वाटर कूलिंग से संबंधित आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पीएम सूर्य ग्रह एंड यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन आपका क्या है? देखिए अभी आपका जो योजना है पीएम सूर्य ग्रह उसमें लगभग 75,000 करोड़ रुपए आपका आवंटन किया गया है, और ये 2027 तक 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर आपके सिस्टम लगाने का बात कहा जा रहा है, जिसमें अगस्त 13, 2026 तक 52 लाख घरों को आवंटित किया जा चुका है। अब यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो लगातार कई सारे घरों को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, और ये सब्सिडी किस चीज़ का होता है? इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी होता है। तो ये हर महीने दिया जाता है।
अब इससे उनके सब्सिडी के बिल्स बढ़ते हैं। तो ये आपका इस परियोजना में सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो सब्सिडी उनको हर महीने दिया जा रहा है उसके जगह पे वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया जाए। एक ही बार उनको एक आपका रूफटॉप सोलर परियोजना में शामिल करके उनके घरों पे रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगा दिया जाए, ताकि हर महीने का जो आपका सब्सिडी है उससे स्टेट गवर्नमेंट्स आपके बच सकें और उनकी जो बर्डन है डे टाइम पावर सब्सिडी की वो आपके कम हो सके। तो ये आपका सेवरल स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हाउस होल्ड दैट कैन नॉट अदरवाइज अफोर्ड रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। जो दो आपके घर उन आपके सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस का खर्च स्वयं वहन नहीं कर सकते, उनको उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है इसके अंतर्गत। इसका प्रमुख उद्देश्य है सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी आपका देना, जो राज्यों को लगातार आपके रेवेन्यू लॉसेज हो रही हैं उनको कम करने का प्रयास आपका करना। तो जो आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी पे जो राज्यों को लगातार हानि हो रही है उसको कम करने का प्रयास आपका किया जाएगा। अब इसमें क्या है, जो पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना है उसमें 75,000 करोड़ रुपए आपका दिया जा रहा है। मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को ये दिया जाएगा। तो उसमें आपके ये देने के बाद भी कई सारे जो आपके घर हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो हमें लगातार आपके सब्सिडी दे रहा है। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका दिया जाएगा और सब्सिडी जो आपका है धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट आपका है जो आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या आपका है, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ पीएम सूर्य ग्रह सूर्य घर, पीएम सूर्य घर का क्या लक्ष्य है। तो लगभग आपके 1 करोड़ घरों को आपका रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर शामिल करना। यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल क्या करना चाह रहा है, तो ये आपका इंक्रीज कोल इंपोर्ट, कन्वर्ट सम रिकरिंग सब्सिडी एक्सपेंडिचर इनटू वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रूफटॉप सोलर, एबॉलिश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज सब्सिडाइज स्टोरेज बैटरीज। तो ये बी ऑप्शन होगा, कन्वर्ट सम रिकरिंग सब्सिडी एक्सपेंड, लगातार जो राज्य आपके अपना सब्सिडी दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उनको एक बार में पूंजीगत खर्चे से आपके ठीक करने का प्रयास किया जाए। अगस्त 13, 2026 तक कितने घरों को सूर्य ग्रह रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, 52 लाख लोगों को लगाए गए। तो ये आप देखिएगा कि जो आपका टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं वो क्या है, ट्रांसशिपमेंट एंड टैरिफ इवेजन एलिगेशंस आपका अमेरिका लगा रहा है भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड है, भारत चाइना यूएस टैरिफ से संबंधित आपका बात है। फिर दूसरा आप देख सकते हैं स्टेट पावर ओवर मिनरल रिच लैंड एंड टैक्सेशन, ये आपका संघीय व्यवस्था से संबंधित आपका मामला है और ये माइंस एक्ट, माइंस बिल में अमेंडमेंट से संबंधित आपका है। फिर आप देखिएगा राइट टू डिसेंट, राइट टू प्रोफेशन और बीसीआई की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर्स का जो उसने मिसयूज किया है वो हमारे मौलिक अधिकार और उसकी सांविधिक शक्तियों से संबंधित है। सीजीआई बीसीआई नालसार के बीच में जो आपका अभी विवाद हुआ है वो देख सकते हैं, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर आपके मेमोरी ऑफ पार्टीशन एंड पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशंस, तो जो हमारा विभाजन हुआ है उसकी जो चुनौतियां रही हैं और उससे जो लोग उभर के सामने आए हैं उससे संबंधित आपका है। तो ये आधुनिक इतिहास से सांप्रदायिक सौहार्द से संबंधित है। ये आपके पार्टीशन को याद करने से, विभाजन का याद करने से संबंधित बात आपका है। कास्ट से संबंधित आपकी बातें हैं, कास्ट सेंसस हो रहा है और इसमें जो जनगणना है, जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन है उसके शासन से संबंधित बातें हैं। सेंसस 2027 से आपका संबंधित बातें हैं। फिर आपके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, अंडमान निकोबार में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, वातावरण के सुरक्षा से संबंधित और जो आपके वहाँ पे जनजाति हैं उनके सुरक्षा से संबंधित और एआई डाटा से संबंधित आपकी बातें हैं। फिर पीएम सूर्य ग्रह जो परियोजना है वो आप सूर्य घर परियोजना है, वो आपके लगभग 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से संबंधित आपका बात है, सोलर सब्सिडीज है। तो ये टॉपिक्स हम लोग कुछ डिस्कस किए हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपका है। कल फिर हम लोग मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होती है आपके नए कुछ टॉपिक्स के साथ।
तो तब तक के लिए धन्यवाद।